Good evening, children. Today we are starting the fifth chapter of your chemistry part 1 NCERT. The name of the chapter is the surface chemistry. बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली सर्फेसेस जो मेटल्स हो गए, सॉलिड्स हो गए, ठीक है, लिक्विड्स गैसेस हो गए, इनके जो बेसिकली जो सरफेस होते हैं ना, ठीक है, उस सरफेस पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। हम एड्जॉर्प्शन से लेकर के उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से फैक्टर उस एड्जॉर्प्शन को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कोलाइडल नेचर जो है या और कोलाइडल्स के बाद कैटलिस्ट, इमल्सिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कोलॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें डिस्कस करनी है बेसिकली, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल उसमें अगर देखा जाए तो इस सरफेस केमिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, ठीक है ना। बेसिकली जो सरफेस केमिस्ट्री जो है इट डील्स विद द फेनोमेना दैट अकर एट द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड और द लिक्विड और गैसेस, ठीक है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है ना, कोई सॉलिड पार्टिकल है, उसके ऊपर उसका जो हम जब उसको सरफेस को कट करते हैं तो उस जो कटिंग जो सरफेस होता है ना उस पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स आकर के जो भी चीज़ करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब जो एब्जॉर्ब होते हैं या उस पर जो है चिपकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है डील करते हैं हम इस सरफेस केमिस्ट्री में, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका यूज़ जो है वो इंडस्ट्रियल और जो है इन सारी चीज़ों में, इंडस्ट्रीज़ में, एनालिटिकल वर्क्स में, ठीक है ना, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। हम जो इसमें एड्जॉर्प्शंस पढ़ेंगे, कैटालिसिस पढ़ेंगे, कोलॉइड्स, इमल्सिफिकेशन, इमल्सन्स एंड जेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों द फर्स्ट टॉपिक है एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। बच्चों क्या होता है ना, जो सरफेस होता है किसी भी सॉलिड का, इट हैज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फेज विद विच इट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट। जो सॉलिड के सरफेस होता है ना उसकी ये एक टेंडेंसी होती है कि जो भी कोई भी मॉलिक्यूल जो उसके जब टच में आता है, ठीक है, या जब वो उसको अट्रैक्ट करता है ना तो वो मॉलिक्यूल्स को रिटेन करता है अपने सरफेस पे जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आता है ना। एंड दिस मॉलिक्यूल रिमेन ओनली एट द सरफेस। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो बेसिकली दिस मॉलिक्यूल दे रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड दे डू नॉट गो डीपर इनटू द बल्क, ठीक है। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डू नॉट बेसिकली गो डीपर, they remain only on the molecules, and that is very important. The accumulation of the molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or a liquid is termed as adsorption. So this is very important thing which I am telling. This is the basic definition of adsorption, that what, the accumulation of molecular species at the surface, ध्यान रखना surface पे है ना, rather than in the bulk of a solid or a liquid is termed as adsorption. समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसी मॉलिकुलर स्पीशीज या सब्सटेंस, ठीक है ना, जो सरफेस पे एक्युमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्सॉर्बेट, है ना। जो मॉलिक्यूल आके चिपक रहा है या जो कंसंट्रेट हो रहा है, जो एक्युमुलेट हो रहा है सरफेस पे सॉलिड के, उसको हम लोग बोलेंगे एड्सॉर्बेट, ठीक है। और जिस मटेरियल पे वो क्या हो रहा है, जाकर एक्युमुलेट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दो टर्म्स बच्चों इंपॉर्टेंट है। एड्सॉर्प्शन एक बहुत ही इसेंशियल सरफेस फिनोमेना है बच्चों, बहुत ज़्यादा, है ना। जो सॉलिड के बस जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली पर्टिकुलरली बहुत ही फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है, उसका सरफेस एरिया पे क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इसीलिए फॉर एग्जांपल चारकोल, सिलिका जेल, एलुमिना जेल, क्ले, कोलॉइड्स, मेटल्स, है ना, इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ये दे आर द व्हाट, दे आर द गुड एब्जॉर्बेंट्स, ठीक है बच्चों। ये जो है बहुत अच्छे एब्जॉर्प्शंस हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो जैसे गैसेज हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, क्लोरीन, NH3SO2, ठीक है। इनको अगर हम किसी क्लोज्ड वेसल में ले लें, ठीक है, और उस क्लोज वेसल में लेने के बाद उसमें क्या हो, पाउडर्ड चारकोल हो, ठीक है, तो क्या होगा कि जब वेसल क्लोज रहेगा तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा ना गैस का वो मतलब कम होगा, डिक्रीज होगा, है ना। और जब प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल होंगे वो सरफेस, चारकोल के सरफेस पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, दैट इज द गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड एट द सरफेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैसेस आपके एड्सॉर्ब्ड हो गए सरफेस पे, है ना। ऐसे ऑर्गेनिक डाई होता है जैसे मेथिलीन ब्लू हो गया, ठीक है। और जब हम एनिमल चारकोल के साथ क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं और सॉल्यूशन को अच्छे से शेक करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो फिल्ट्रेट होगा वो कलरलेस हो जाता है, और जो डाइस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चों, ठीक है, ये क्या हो जाता है, चारकोल के सरफेस पे एक्युमुलेट हो जाते हैं, यानी वो भी क्या हो गए, एड्सॉर्ब्ड हो गए, है ना। अगर हम रॉ शुगर का अगर एक्वस सॉल्यूशन ले, ठीक है, और उसको हम चारकोल से पास करें,
है ना, एनिमल चारकोल से पास करें तो क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कलरिंग सब्सटेंस होगा ना वो क्या हो जाएगा, चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग। नाउ अब देखो एक और एग्जांपल है, द एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। अगर हम सिलिका जेल इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा, जो आसपास की जो एयर होगी ना बेसिकली उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इट विल एब्जॉर्ब, क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना वो सिलिका के जेल पे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं। So it is clear from the above example that the solid surfaces can hold the gas or liquid molecule by virtue of adsorption. ठीक है ना, और आपको पता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एड्जॉर्ब सब्सटेंसेस, यानी जो चीज़ें एड्जॉर्ब हो चुकी हैं वहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस होता है, ठीक है, वहाँ से अगर हम मॉलिक्यूल्स को हटाएं, ठीक है, एड्जॉर्ब सब्सटेंसेस से, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीजॉर्प्शन। व्हाट वी कॉल इट द डीजॉर्प्शन। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं बच्चों की एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है ना। बच्चों देखो, एड्जॉर्प्शन क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके सरफेस पे एक्युमुलेट होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इन एड्जॉर्प्शन व्हाट विल हैपन, जो सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड इट डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस। ठीक है ना, यानी बल्क में नहीं जाते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या है, जो सब्सटेंस है इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। गेटिंग माई पॉइंट? सो बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो, है ना। जो टर्म्स एब्जॉर्प्शन होता है इट इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेसेस। तो ये डिफरेंस है बच्चों एब्जॉर्प्शन और क्या, एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, देखो बच्चों जो एड्जॉर्प्शन होता है इट अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट क्या होता है, जो सरफेस पार्टिकल होते हैं एड्जॉर्बेंट के, ठीक है ना, वो सेम एनवायरनमेंट में नहीं होते। क्योंकि जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं ना दे बेसिकली दे आर इन द सेम एनवायरनमेंट, जबकि जो ऊपर के जो पार्टिकल होते हैं वो सेम एनवायरनमेंट में नहीं होते। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि एड्जॉर्ब जो भी एड्जॉर्बेंट है आपके उसके अंदर क्या होता है, जो फोर्सेज होते हैं सारे के सारे, है ना, ऑल द फोर्सेज दे एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, वो सब के सब बैलेंस्ड होते हैं। बट ऑन द सरफेस, ठीक है ना, अब ध्यान रखो, बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल आर नॉट सराउंडेड बाय एटम। अब सरफेस पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, अंदर के जो बल्क के जो पार्टिकल होते हैं वो सबके सब बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो क्या होगा, एक तरफ से आपको उसमें क्या होता है, पार्टिकल चिपके हुए हैं, लेकिन दूसरा एयर क्या है, वो खुला हुआ है, एयर के संपर्क में, तो उधर से क्या हो रहा है ना, ध्यान देना, उधर से जो है कोई आपको फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ सरफेस पे क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेज होंगे, है ना। तो अनबैलेंस फोर्सेस होने की वजह से क्या होता है वहाँ पे, और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। इससे क्या होता है, दीज फोर्सेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एड्जॉर्बेड पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस। और इसी अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या होता है, जो हमारा एड्जॉर्बेंट है वो क्या होता है, एड्जॉर्बेड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है अपने सरफेस। और आपको पता है कितना एक्सटेंट, मतलब ये वो अट्रैक्ट करेगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस पर यूनिट मास। सरफेस एरिया पर यूनिट मास जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें वो है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन देखो, एड्जॉर्प्शन के समय क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेज ऑफ द सरफेस। वहाँ पे क्या होगा, हमेशा रेजिडुअल फोर्सेज में कमी आएगी। इससे क्या होगा, वहाँ का सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, जो हीट के रूप में है वहाँ पे। तो जब सरफेस एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, है ना, वहाँ पे बेसिकली एक चीज़ देखा गया है कि जो एड्जॉर्प्शन होता है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन इज व्हाट, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक प्रोसेस। या हम दूसरे वर्ड्स में ये कहें कि जो डेल्टा एच होता है एड्जॉर्प्शन का वो हमेशा का हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। और जब भी कोई गैस एड्जॉर्ब्ड होती है तो जो फ्रीडम होता है मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल का वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना। इससे क्या होता है, आपकी एंट्रोपी भी घट जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा एस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये पता है कि एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज यहाँ पे एंथैल्पी भी कम हो रही है और आपकी एंट्रोपी भी कम हो रही है। और आपको पता है किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो थर्मोडायनिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, वो ये है कि आपका डेल्टा जी इट मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी रिएक्शन कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक अगर की बात करें तो वहाँ पे डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना, यानी गिब्स एनर्जी में कमी होनी चाहिए। सो इसके बेसिस पे क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
यहाँ पे डेल्टा जी कैन भी नेगेटिव होता है ना। एंड इफ अगर डेल्टा एच सफिशेंटली हाई नेगेटिव वैल्यू है एज माइनस टी डेल्टा एस, तो क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मायने रखती हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया कि जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन प्रोसीड होता है, डेल्टा एच क्या होता है, वो कम होता जाता है ना। और जब जैसे जैसे कम होता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और इस समय हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी चीज़ें जो फिनोमेना हो रहा है उसके लिए होने में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शंस की। आपको पता है मेनली 2 टाइप्स का एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, गैसेस, ठीक है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। देखो अगर गैस का एक्युमुलेशन हो रहा है सॉलिड के सरफेस पे, है ना, इफ एक्युमुलेशन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ वीक वंडर वॉल फोर्सेज, तब उस समय आपका एड्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, है ना। फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ हम बात कर रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, है ना। गैसेस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड्स पे, और ये बेसिकली 2 टाइप का है। पहला क्या है, पहला तब है, ठीक है, जब आपका वीक वंडर वॉल फोर्सेस, तो वहाँ पे एड्जॉर्प्शन आपका कैसा होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा या फिजियोजॉर्प्शन होगा, है ना। एंड व्हेन द गैसेस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर अब देखो, और लेकिन जब गैसेस मॉलिक्यूल या एटम जो है वो सॉलिड सरफेस द्वारा केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा अगर लगे होंगे, तो उस समय क्या कहलाएगा, ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन, है ना। हाँ, यहाँ पे जो आपके केमिकल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं नेचर में, है ना। केमिजॉर्प्शन इन्वॉल्व हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। केमियो ऑब्जर्प्शन के लिए क्या चाहिए आपको, हाई एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन की, एंड देयरफॉर इट इज ऑफन रेफर्ड एज व्हाट, एक्टिव एड्जॉर्प्शन। इसीलिए केमिजॉर्प्शन को हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, है ना। कभी कभी ये दोनों के प्रोसेस जो है क्या होता है, साइमल्टेनियसली चलते हैं, है ना। अब देखो, जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है एट लो टेम्परेचर, इट में पास इनटू द केमिजॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इंक्रीज। अगर कोई लो टेम्परेचर पे अगर आपका फिजिजॉर्प्शन में है ना, अगर वो फिजिजॉर्प्शन में है तो वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको केमिजॉर्प्शन में भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे डाइहाइड्रोजन है, इट इज़ फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय निकल ऑन वंडर वॉल फोर्सेस, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोशिएट हो जाते हैं टू फॉर्म व्हाट, हाइड्रोजन एटम विच आर हेल्ड ऑन द सर्फेस ऑफ व्हाट, केमिजॉर्प्शन। समझ में आ रहा है। सो दिस वाला थिंग। अब यहाँ पे आते हैं, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, और बोथ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन एज। तो देखते हैं क्या क्या है। पहले लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, क्या है बच्चों, जो गिव फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम पहले, ठीक है ना। फिजिक्स ऑप्शन के कुछ हम लोग क्या देख लेते हैं कि भाई क्या क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। क्या है ये, अ गिवन सरफेस ऑफ एन एड्जॉर्पेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस। एड्जॉर्पेंट का क्या होता है, जो गिवन सरफेस तो कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाता किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्पेसिफिटी नहीं है यहाँ पे कि भाई ये पर्टिकुलर गैस के लिए जो है ये वीआईपी है, आ जाओ तुम, आ जाओ एड्जॉर्ब हो जाओ, नहीं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है किसी के लिए, पहली चीज़। दूसरा, नेचर ऑफ एड्जॉर्पेंट, जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय अ सॉलिड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस, ठीक है ना। कितना गैस एड्जॉर्ब होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। इन जनरल जो ईजिली लिक्विफेबल गैस हैं, जो ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस हैं, यानी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हायर होता है, वो रेडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के समय इनके जो फोर्सेज, वंडर वॉल फोर्सेज बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वे रेडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी जो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट को डिस्क्राइब करती हैं। दूसरा है रिवर्सिबल नेचर। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ना गैसेस का सॉलिड के द्वारा, वो जनरली आपका रिवर्सिबल होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना। और जैसे ज़्यादा से ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी, जब प्रेशर क्या करेंगे आप, इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। लीच-चैटर्जी प्रिंसिपल आपको पता है ना। सो दिस ऑल आर द थिंग। अब आते हैं सरफेस एरिया। मैंने बताया ना कि द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, एड्जॉर्बेंट का एक्सटेंशन भी बढ़ेगा। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। नो डाउट बच्चों की जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट इसकी जो एंथैल्पी एड्जॉर्प्शन की वो बहुत ही कम होती है। क्यों, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली क्यों, ड्यू टू वीक वंडर वॉल फोर्सेस। तो ये चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन। बच्चों इसकी केमिजॉर्प्शन की बात करें तो स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली स्पेसिफिक होता है। दूसरा,
ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है। तीसरी चीज़, सरफेस एरिया का बात करें, केमिजॉर्प्शन भी जो होता है वो सरफेस एरिया के साथ साथ क्या होता है, ये बढ़ता है। दूसरा, एंथैल्पी की बात करें तो जो एंथैल्पी होती है केमिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे कंपैरिजन है बच्चों, ये टेबल आपको लर्न करनी है। ठीक है, ये टेबल लर्न करनी है और ये होमवर्क है आपका। आपको आज ही लर्न करके कल मुझे इसको लिख करके मेरे पास सेंड करना है, बिना देखे। क्या डिफरेंस बिटवीन द फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद ये डिफरेंस लिख कर कल मुझे 12 बजे तक मुझे सेंड करना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा एड्जॉर्प्शन का, कल हम जो है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो कल मैं आपका होमवर्क मिल जाएगा, उसके बाद ही फिर आगे के हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो इसको लर्न करने के बाद, इसको समझने के बाद, इंट्रोडक्टरी आज जो है लेक्चर था चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, इसके थ्रू जाओ। ठीक है, और ये दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, इसको याद करके लिख करके मेरे पास 12 बजे तक ये आपका नोट्स आ जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।